नमस्कार आनंद सर। हाँ मैडम, नमस्ते। जी सर, आप अपना जाति और धर्म का नाम लिए बगैर अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी मैडम, मैं आनंद, राजस्थान के हृदय अजमेर के अ, एक खंड सरवाड़ के अंदर एक पास में एक गांव है, छोटा सा गांव है लल्लई। यहाँ मेरा मूल निवास है। यहाँ से 3 किलोमीटर पास में ही मैंने माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 उत्तीर्ण की है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया से 2004 के अंदर। और 2006 के अंदर मैंने पास में ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र लगता है, केकड़ी के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी से के अंदर मैंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। तत्पश्चात राजकीय महाविद्यालय केकड़ी से स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में मैंने स्नातक लोक प्रशासन इतिहास एवं अर्थशास्त्र विषयों में उत्तीर्ण की है। और तत्पश्चात मैंने 2010 के अंदर विद्यालय केकड़ी से शिक्षण प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है। उसके पश्चात 2012 के अंदर मैंने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में इतिहास विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी दरमियान मेरा चयन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सामाजिक विज्ञान विषय से हो गया था। और 2012 से मैं अभी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। उसके बाद में 2015 के अंदर मैंने हिंदी विषय से स्नातकोत्तर किया। 62% अंकों के साथ मैंने उत्तीर्ण की है। और उसी वर्ष 2016 जून के अंदर मैंने नीट और जेआरएफ प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण किए। और 2016 के अंदर ही वैकेदा भर्ती परीक्षा के अंदर मेरा चयन हुआ था। प्राध्यापक पद पर मैंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। और अभी मैं हाल फिलहाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिंगतड़ा के अंदर वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। जी मैडम। जी सर। जी, आपकी पढ़ाई का स्थल अधिकतर आपकी जो पढ़ाई आपने बताई है केकड़ी अजमेर रहा है। जी मैडम। तो जो केकड़ी है इसके बारे में आप कुछ खास दो बातें बताइए। जी मैडम, केकड़ी अजमेर की जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र है ये। दूसरा है, अपने जो पूर्व चिकित्सा मंत्री अभी रघु शर्मा थे, वो भी यहीं से ही निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। साथ ही यहाँ केकड़ी के पास में बगेरा गांव है, जो पूरे राजस्थान के अंदर वराह मंदिर का एकमात्र मंदिर यहीं पाया जाता है। और केकड़ी के अंदर अपने केकड़ाधीश बालाजी और चतुर्मुखी बालाजी है, ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जी मैडम। विधानसभा आपने कहा, तो विधानसभा हेतु यहाँ पर हमारे कितने क्षेत्र जो है वो चुने गए हैं, यानी कितनी सीटें राजस्थान से। राजस्थान से मैडम 200 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें से अजमेर के अंदर 8 विधानसभा है। जी, आप आठों के नाम बता पाएंगे। जी मैडम, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, मसूदा और 8वें नंबर पर है केकड़ी। जी सर, बहुत अच्छा। तुरंत आपने जवाब दिया। नशीराबाद का आपने कहा क्रांति में खास इसकी भूमिका रही है, तो इसके बारे में आप संक्षिप्त जानकारी दीजिए। राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ था, वो सर्वप्रथम 28 मई 1857 में नसीराबाद से ही इसका आगाज हुआ था। यहाँ पर 33वें नेटिव इन्फेंट्री द्वारा अपने सैन्य प्रदर्शन या सैनिक इकाइयों को छिन्न भिन्न करने के कारण यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा जो शास्त्रागार है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। एवं जो न्यूबरी नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, उसको वहां पर मार दिया गया था। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो क्रांति का स्वर है वो यही नसीराबाद से ही मुखरित हुआ है। जी मैडम। जी सर, बहुत अच्छा। सर, मैं छुट्टियों में अजमेर घूमने आने वाली हूँ, तो आप सबसे पहले किन स्थलों का भ्रमण करवाएंगे। मैडम, आप घूमने आए तो आपका खूब सारा स्वागत है अजमेर के अंदर। हमारा हो भाग्य कि आप अजमेर आए। अजमेर के अंदर मैडम विश्व प्रसिद्ध 2 धार्मिक स्थल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर अजमेर प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम है धार्मिक नगरी पुष्कर है, जिसे अपने राजस्थान का हरिद्वार, तीर्थों का मामा और
अपने तीर्थराज की संज्ञा से भी विभूषित किया गया है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुष्कर मेले का आयोजन रहता है। इस मेले के अंदर हॉर्स सफारी से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, रंगीन मेलों का आयोजन किया जाता है। और पुष्कर के अंदर 24 कोसी जो प्रक्रिमा है, उसके अंदर मध्यम, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ तीनों पुष्करों की यात्राएं सम्मिलित रहती है। ये काफी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको, अगर आप पुष्कर आए हैं तो मैं आपको सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, वराह मंदिर एवं विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके दर्शन अवश्य करवाऊंगा। ये तो गए पुष्कर की बात। एवं अजमेर के अंदर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उस ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी विश्व प्रसिद्ध है, इसकी भी मैं आपको यात्रा करवाऊंगा। जी मैडम। जी सर, बहुत अच्छे। हाँ सर, आप ये बताइए, कार्तिक पूर्णिमा का आपने जिक्र किया, तो राजस्थान में आपने कार्तिक पूर्णिमा का बताया, पुष्कर का मेला, ऐसे और भी कोई मेले आपको ध्यान में आ रहे हैं जिनका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है? एक मैडम, कपुल कपुल जो मुनि है कोलायत बीकानेर के अंदर भी इसी दिन अपने मेले का आयोजन रहता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कोलायत बीकानेर के अंदर। जी सर, यहाँ की कोई खास बात? वैसे अजमेर से अलग प्रश्न है, लेकिन अगर आपको ध्यान में हो तो। कोलायत बीकानेर में जो मेला आयोजित होता है मैडम, ये भी राज्य स्तर पर प्रसिद्ध मेला है। और बीकानेर बीकानेर अंदर बहुत सारे, जैसे किला है, ये प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त यहाँ भर्तृहरि का जो मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही, जहां तक मुझे संज्ञान में है, इसी दिन आयोजित होता है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो प्रश्न को आगे जारी रखें। आप पूछ लीजिए। हाँ स्वामी जी। हाँ कुछ नहीं हाँ हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ आनंद जी नमस्कार। हाँ सर नमस्ते। स- जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया है यात्रा वृत्तांत का, तो सामान्यतः आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या हिंदी साहित्य जैसा भी, इसमें 60% इतिहास कविता का है। ऐसा 60% में रोइसो के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गद्य की विधाओं में के अलावा मतलब 60% ही है। तो मैं आपसे एक पहला सवाल ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सृजनात्मक साहित्य में जी। एक यात्रा वृत्तांत को यात्रा वृत्तांत होने के लिए, जैसे कि यात्रा वर्णन आपको बहुत सामान्य मिलते हैं कि व्यक्ति यात्राएं करता है, लेकिन जब एक साहित्यिक लेखक हम्म। यात्रा वृत्तांत लिखता है तो उसकी कौन सी शर्तें होती है कि उसको हम यात्रा वृत्तांत मान लिया जाए, कि सृजनात्मक साहित्य मान लिया जाए? आपको क्या लगता है ऐसा? जी सर, यात्रा वृत्तांत का सबसे पहले मैं आज से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब एक व्यक्ति अपने मूल स्थान से हम्म, किसी पर्यटन स्थल या किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो जी उस स्थान पर जाने के बाद में उसे जो विशेष विशेष चीजें दिखाई देती है, उन विशेष विशेष चीजों को अंतःस्थल पर संजोए रखता है, उसे लेखनीबद्ध करता है। तो जी जी। आपने पूछा कि सृजनात्मक साहित्य के दृष्टिकोण से यात्रा वृत्तांत की क्या स्थिति है, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सर सृजनात्मक मेरा लेखन के सवाल ये है कि अंतर्गत। एक सामान्य यात्रा वर्णन, जैसे कि मैं एक यात्री हूँ, मैं भी यात्रा सामान्यतः मनुष्य हर कोई करता है, और मूल प्रवृत्ति रही हाँ है हाँ। कि आप इतिहास के विद्यार्थी हो कि आप मनुष्य भटकता रहा है। लेकिन एक लेखक जब यात्रा वर्णन करता है तो यात्रा वर्णन को हम साहित्यिक यात्रा कैसे मानेंगे? उसमें कौन सी शर्तें हो सकती है कि जिसमें 2-3 कारण आप बता सकते हो कि भई ऐसा क्या है कि वो साहित्यिक यात्रा वृत्तांत बन गया? एक तो वो जो साहित्यकार है उस स्थान के भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी प्रकार के को समुचित तरीके से संतुलित करते हुए अपने व्यक्तित्व के साथ में उनको जोड़ते हुए जब लेखनीबद्ध करता है, तो वो आप जो करे उस दायरे में माना जा सकता, साहित्यिक दायरे में माना जा सकता है।
जी, ओके। एक मेरा सवाल है कि आपने कभी कोई यात्रा वृत्तांत पढ़ा है? जी, राहुल कोई शंकर भी तैन जैसे द्वारा रचित कौन-सा सर? कुछ समय बहुत सारे पूर्व लिखे में हैं। ही मैंने, हाँ, मेरी कोई स तिब्बत कौन-सा यात्रा सर? कैसा लगा आपको? 1937 में लिखा। बहुत नहीं, अच्छा आपको लगा सर। पढ़ने में अच्छा लगा। निर्मल वर्मा का आपने नाम सुना होगा सर? अ, इस आनंद जी हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ। आ रही है। आनंद जी आप दोबारा जुड़ो सर, इसमें लीव करके वापस जुड़ जाओ। और अमर सर आप प्रश्न पूछने के बाद माइक ऑफ करते जाओ और फिर आप ऑन कर लिया, ऐसे करना है ठीक, ठीक, ठीक ताकि सर। दोनों की आवाज स्पष्ट आए। आनंद जी? हाँ सर, आवाज आ पा रही है मेरी आपको? हाँ, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि निर्मल वर्मा का कोई यात्रा वृत्तांत है जो आपको याद आ रहा हो कि भई उन्होंने ये कोई यात्रा वृत्तांत आप लिखा है उन्होंने? जी, चीड़ों पर चांदनी। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये आपको पता है कि इसका वर्ण विषय क्या है, इस यात्रा वृत्तांत का? चीड़ों पर चांदनी सर, मुझे अंतर विषय वस्तु तो याद नहीं आ पा रही है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत अगर हम जैसे कि प्रोफ़ेसर बन जाते हैं तो या आप पाठक के तौर पे पढ़ना चाहें, तो पाठक को यात्रा वृत्तांत पढ़ने से क्या लाभ हो सकते हैं? पाठक को यात्रा वृत्तांत पढ़ने से उस स्थान की भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। और तो जी। कवि ने उस जो लेखक ने उस अपने दृष्टि से वर्णन किया है, उसे अपनी समझ की दृष्टि से जानने का अवसर भी मिलेगा कि कवि ने जो सु वर्णन किया है उसको वो अपने अपने अनुसार भी मतलब उसको समझ सकता है, उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकता है यात्रा के संदर्भ में। जी सर। जी, जी। एक सवाल और है आपसे कि यात एक अनुराधा बेनीवाल है, जैसे कि आपने 2000 के बाद का कोई ऐसा यात्रा वृत्तांत आपको हिंदी साहित्य में याद आ रहा हो कि भई जो बिल्कुल लेटेस्ट तक प्रकाशित हुआ हो पिछले 20 वर्षों में? जी सर, ऐसा कोई? तो ये अपने एक तो ये अपने कश्मीर रात के और ये अपने एक दरवाजा और मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित क्या हाल है चीन के और उड़ती नजर जर्मन। हेलो, आनंद जी आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। हाँ सर, सुना रहे हैं क्या आप? हाँ, बीच में आपकी आवाज़ कट गई थी। एक बार फिर से बोलिए आप। हाँ सर, एक तो ये अपने मनोहर श्याम जोशी द्वारा जो अ, अ, उड़ती नजर जर्मनी पर और क्या हाल है चीन के, ये आधुनिक के अंदर आता है। और एक कमलेश्वर द्वारा यात्रा वृत्तांत कश्मीर रात के बाद में और आंखों देखा पाकिस्तान एवं असगर वजह द्वारा रचित अतीत का दरवाजा एवं स्वर्ग के जी, जी, जी। 5 दिन। और इसके अलावा चलो सर, हाँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया है। और करने मानते हैं, लेकिन एक हर लेख के महत्व होती है, लेकिन यात्रा वृत्तांत की हम जब बात करते हैं, तो राहुल लंकतान इसके बारे में बात कहते हैं कि यात्रा मेरी समझ में यात्रा
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, यानी कि घुमक्कड़ी को बहुत महत्व प्रदान करते हैं और हिंदी के सबसे बड़ा यात्रा वृत्तांतकार माने जाते हैं। उनके कोई एक उनका जो घुमक्कड़ी यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन वर्ष याद है क्या आपको? वैसे तो ऐसे सवाल इंटरव्यू में नहीं पूछने चाहिए, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको याद हो तो वैसे ही फैक्ट के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ। घुमक्कड़ी का जो प्रकाशन वर्ष है, हाँ सर, एक उनकी किताब। घुमक्कड़ शास्त्र है ना, इस नाम से रचना लिखी थी उन्होंने। 1948 अनुमान लगा सकता हूँ सर मैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। मैम, हाँ बोर्ड सर। के जो अन्य सदस्य है तो आनंद जी से निर्गुण साहित्य पे सवाल करें, उनसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद अमर जी। जी। हाँ राजेश सर, आप शुरू करें। हाँ आनंद जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते, नमस्कार। सर जैसे कि हमें निर्गुण भक्ति टॉपिक दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, साधारण सी बात है कि निर्गुण भक्ति से हम क्या सर समझते हैं? सर निर्गुण भक्ति के अंदर जो ईश्वरीय रूप है वो निराकार, निर्गुण, अगम्य, अगोचर माना गया है। निर्गुण शब्द का शाब्दिक अगर विवेचना करें तो इसमें ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अगम, अरूप माना गया है, घट व्यापी माना गया है। और जो निर्गुण भक्ति परंपरा है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट सर, मैं वापस लेफ्ट होके जुड़ू के एक बार। हाँ हाँ। हाँ सर, आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ सर आ रही है, बताइए सर। है उसमें के निर्गुण रूप की व्यंजना हुई है। इसमें ईश्वर गुण। सर आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में आइए सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपकी? हाँ अब आ रही है सर। हाँ, मैंने वो इसमें ईश्वर को निर्गुण, निराकार, व्यापी, अगम एवं अरूप माना गया है। दूसरा, इसमें गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। तीसरा, ईश्वर के नाम जप पर विशेष है। चौथा, निर्गुण भक्ति परंपरा में बाह्य आडंबरों एवं कर्म कांडों का विरोध किया गया है। शास्त्रीय विचारधाराओं का भी इसमें विरोध किया गया है। जी सर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शास्त्रीय विचारधारा का विरोध किया गया, हाँ तो सर। मैं ऐसा पूछना चाहूंगा कि हम उसको शास्त्रीय तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कौन सा एक संत जो था वो जो सबसे अधिक उससे शास्त्र ज्ञान था, या मैं यूं कहूं कि निर्गुण संत कवि में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था? जी सर, सुंदरदास थे, जो निर्गुण भक्ति शिक्षित माने जाते थे। उनकी कोई एक रचना का नाम? जी, सुंदरदास जी ने ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास नाम की 2 ग्रंथों की रचना की थी। अच्छा सर, तो सुंदरदास जो है वो क्या
संत काव्य में कौन सी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था? जी सर, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा सुंदरदास राजस्थानी। ने हम्म, हाँ सर। क्या इसके अलावा कोई और भाषा का प्रयोग किया था सुंदरदास ने? राजस्थानी और ब्रजभाषा, भोज भाषा का प्रयोग किया था। खड़ी बोली का। हाँ, तो सुंदरदास क्या शास्त्रीय ज्ञान के विरोधी थे या नहीं थे? जी, ये श्रृंगार रस के विरोधी थे। सर, मैंने ये पूछा कि हम शास्त्रीय ज्ञान के विरोधी कहेंगे इन्हें या नहीं कहेंगे? नहीं, ये श्रृंगार रस के विरोधी थे और सर्वाधिक शिक्षित थे, और शास्त्रीय ज्ञान तो इन्होंने अर्जित किया था, परंतु शास्त्रों में जो बस काफी चीजें लिखी हुई थी, उन काफी चीजों का ये खंडन भी करते थे। हम्म, तो जैसे अगर हम जाति उसी प्रथा बात का ये पर विरोध हाँ करते हाँ थे। हाँ 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 हाँ, सर। लेकिन हम अगर उसी बात पे भी वापस जाएं कि जैसे मैंने निर्गुण भक्ति का आपसे पूछा था, आपने कहा था कि शास्त्रीय ज्ञान के विरोध मिलता है, तो किसी हद तक क्या हाँ हाँ सुंदरदास उसमें उसमें सही ठहरते हैं शास्त्रीय ज्ञान के विरोध में, या नहीं ठहरते? सर, वो शास्त्रीय ज्ञान का जो अपन पूरी निर्गुण भक्ति परंपरा को अगर लेते हैं, तो संपूर्ण रूप से हम्म। शास्त्रों के अंदर जो कर्मकांडीय पद्धति है, उन कर्मकांडीय पद्धतियों का वर्ण व्यवस्था से लेकर जातीय व्यवस्थाओं का जो उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, उन सभी चीजों का तो सभी निर्गुण भक्त कवियों ने उसका विरोध किया है। और यही विरोध सुंदरदास जी ने भी किया है, पर इन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन अवश्य किया है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस बात को लेकर के सुंदरदास संत काव्य में एक अपवाद के रूप में ठहरते हैं? जी सर, मैं आगे निरुत्तर हूँ। अच्छा सर, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो सर मैं उसी बात पे वापस आता हूँ, निर्गुण भक्ति पे। निर्गुण का सर हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो अगर विच्छेद करें तो मेरे हिसाब से आप उसका साधारण सा जवाब है आपके पास, क्या रहेगा सर? निर्धन गुण, जिसमें गुण नहीं है। गुण नहीं है, तो सर यहाँ हम्म। हम कहते हैं कि जो अगोचर है, गुणातीत है, यूं है, तो सर शाब्दिक दृष्टि से तो गुण नहीं है। क्या संतों के ईश्वर में जो माना, उन्होंने ईश्वर को माना, परमात्मा को माना, क्या उसमें गुण नहीं थे? नहीं सर, ये शब्द भक्ति, जो भक्ति काल है, उसके अंदर एक शाखा विशेष के लिए रूढ़ हो गया था। और ये जो ईश्वर के जो ये ईश्वर के जो शास्त्रीय जो स्वरूप है, चूंकि इन्होंने शास्त्रीय स्वरूपों की अवहेलना की थी, इन्होंने सगुण पक्ष के विरोध में अलग जगाई थी, और सगुण रूप को नहीं माना था, तो सहज था कि वो निर्गुण रूप में वो शब्द प्रचलित रहा। चलिए सर, कोई बात नहीं। तो सर अभी हम यूं मान लें कि संत काव्य धारा जो है, और उसके अंतर्गत कबीर को हम लें, तो जी सर। कबीर के साहित्य की जो, या कबीर की जो प्रवृत्तियां थी, विशेषताएं थी कबीर के जी सर। साहित्य की, तो कोई चार पांच प्रवृत्तियां बताइए सर। जी, जो कबीर थे, वो समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका और जो आनंद जी, आवाज सही नहीं आ रही, हाँ, अब आ रही है सर लेफ्ट मेरी होके दोबारा आवाज? जुड़ी। हाँ, आ रही है सर। हम्म। सर, इन्होंने समाज के अंदर व्याप्त बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। दूसरा सर, इन्होंने जो ये मूर्ति पूजा है, इस मूर्ति पूजा का भी खंडन किया था। जैसे कि मैं एक उदाहरण के इनके दोहे के माध्यम से बताना चाहूंगा कि
पहाड़ पूजे हरि मुझे तो मैं पूजू पहाड़, तासे ये चाकी भली पी सिखाए संसार। तीसरा, इन्होंने जो इस्लामिक दृष्टि से जो इनके जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियां थी, उनका भी इन्होंने विरोध किया था। जैसे कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लही चुनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाई। चौथा, इन्होंने जो शास्त्रीय परिपाटी थी, उन शास्त्रीय परिपाटियों के आधार पर कर्म कांडों का भी इन्होंने विरोध किया था। जैसे कि तू कहता आखन की, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आखन की देखी। और इसी प्रकार इन्होंने अपने जो इसके इनके जो कबीर के जो काव्य है, उसके अंदर भावनात्मक रहस्यवाद एवं साधनात्मक रहस्यवाद भी हमें दिखाई देता है। और बहुत बढ़िया सर। इस काव्य की हाँ जो हाँ। मैं इनका जो भावनात्मक रहस्यवाद है, उस भावनात्मक रहस्यवाद में ये दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से अपने विषय को रखते हैं। जैसे कि दुल्हनी गाओ मंगलचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, तन रत कीजिए मन रत कीजिए पंच तत्व बाराती। और इसी प्रकार अच्छा सर। साधनात्मक रहस्यवाद के माध्यम से। हाँ सर, जी सर। सर एक और है, कबीर का जो नारी के प्रति दृष्टिकोण रहा, उसको हम्म। कम से कम शब्दों में आप बता पाएंगे? जी सर, कबीर है, कबीर की नारी के प्रति दो स्थितियां देखी जा सकती है। चूंकि कबीर ने जो अपने अधिकांश जो काव्य रीतियां हैं, वो नाथों से ग्रहण की है, और नाथों में कवि को घृणित स्वरूप में व्यक्त किया गया है। जहां इन पर नाथों का प्रभाव झलकता है, वहां पर ये नारी को विष की बेल तक कह देते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण और देखने को मिलता है, जहाँ इनकी संवेदनशीलता उभर के आती है, वहां पर ये नारी के प्रति सकारात्मक और एक उच्च स्तरीय गौरवान्वित एवं गर्विता वाला भाव व्यक्त करते हैं। तो हम कबीर के अंदर दो प्रकार के दृष्टिकोण देखते हैं। अच्छा सर, जी सर। मतलब कबीर कुल मिला के नारी विरोधी भी थे और नहीं भी थे? नहीं सर, जहां इन पर नाथों का प्रभाव था, वहां पर इन्होंने नारी को विष की बेल कहा। और जहां पर ही इनके अंदर स्वयं की जो संवेदनशीलता जागृत होती थी, वहां पर ये नारी को जीवात्मा परमात्मा के संबंधों से प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते थे। अच्छा सर, चलिए सर, कोई राजस्थान से केवल। संबंधित जो संत हैं उनके जी सर। नाम बताएंगे सर? जी, जाम्बोजी, पीपाजी, धन्ना, धन्ना और रज्जब जी, और ये अपने सुंदरदास जी, और दादू दयाल की भी कर्मस्थली राजस्थानी रही है सर। अच्छा सर, निर्गुण साहित्य में सर हम संत काव्य धारा के अलावा किसको सम्मिलित कर सकते हैं? जी सर, थोड़ी सी आवाज सही नहीं पाई। निर्गुण साहित्य में पढ़ते हैं, उसमें संत काव्य धारा के अलावा हम किस काव्य धारा को उसके अंतर्गत मानते हैं? जी सर, प्रेमश्री शाखा है, उसको निर्गुण में माना गया है। अच्छा, प्रेमाश्री शाखा है। सूफी मत को प्रेमाश्री में। हम्म। तो सूफियों में जो सूफी काव्य धारा थी, वो जी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत उसका प्रतिनिधि कवि हम किसे ठहराएंगे सर? जी सर, मलिक मोहम्मद जायसी है प्रतिनिधि कवि। अच्छा सर, मैं जायसी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जायसी की कविता का आधार क्या रहा सर? जायसी की कविता का आधार सर, जो भारतीय जो परंपरागत जो आख्यान चले आ रहे थे, जैसे महाभारत के आख्यान थे, उनकी कथाएं जो प्रचलित रूप से चली आ रही है, और इन पर मसनवी शैली का प्रभाव भी झलकता है सामान्य कि दृष्टि जायसी से। की कविता, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, जायसी की कविता का जी सर। आधार पद्मावत नहीं रहा? नहीं सर, पद्मावती ही इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी ना, हाँ हाँ। 1540 के अंदर। हम्म, ठीक है, इस प्रश्न पे बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, जो भी। नहीं। इसके बाद सर हम हाँ। कहें
तो सूफी काव्य धारा की जो मतलब प्रथम रचना मानते हैं, किसे मानेंगे सर्वमान्य मत के अनुसार? ये राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया, ये अपने मुल्ला दाऊद द्वारा चंदाइन को प्रथम रचना माना गया है। अच्छा सर, इसके बाद आप ये बताइए कि सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा में कोई जो दो असमानताएं बता दीजिए सर। क्या असमानता रही इन दोनों धाराओं में, कोई दो विशेषताओं के अंतर्गत पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर, जहाँ पर जो अपने ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसके अंदर जो आत्मा और परमात्मा को, जहाँ आत्मा को तो स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप में अभिव्यंजित किया गया, वहीं सूफी जो काव्य है उसके अंदर परमात्मा को स्त्री रूप में, पत्नी के रूप में, और आत्मा को पति के रूप में चित्रित किया गया। दूसरा असर इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसमें अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई देता है। वहीं पर जो सूफी काव्यधारा है उसके अंदर अद्वैत के साथ साथ विशिष्ट अद्वैत का प्रभाव भी प्रभावी तरीके से दिखाई देता है। और सर विशिष्टाद्वैतवाद जो है, हाँ सर ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक के रूप में हम किसे ठहराते हैं सर? जी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का कोई ग्रंथ भी है या आपको याद कोई एक रचना? जी रजनीश जी। रामानुज हेलो। जी सर, अभी स्मृति में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा कोई बात नहीं। रामानुजाचार्य को कोई संप्रदाय भी चलाया था उन्होंने? श्री संप्रदाय था सर। राजेश जी। अच्छा, हाँ जी सर। सर टाइम हो गया सुनोगे? है और 1 मिनट सर, एक एक या दो क्वेश्चन और बस, हाँ फिर नेक्स्ट क्योंकि थोड़ा इंटरव्यू सा, है, थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है। बस एक एक मिनट। तो सर हम आगे अगर पूछना चाहें आपसे, सूफी काव्य धारा में सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य रचना करने वाले कौन है? प्रेमाख्यान काव्य सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य किसने लिखे हैं सर? हाँ यही मैं पूछ रहा प्रश्न, हूँ सर। हाँ सर, जान कवि द्वारा लिखे गए। कोई सर दो चार उनकी रचनाएं बता दीजिए जो प्रेमाख्यान हो। जी, कथा मोहिनी, कथा कनकावती, और कथा मोहिनी, कथा कनकावती, ये याद आ रहा है सर मुझे। सर ठीक है, अब सर अंतिम प्रश्न हम कर रहे हैं आपसे जी क्योंकि सर। समय कम है। तो हम यूं कहें कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहाँ से जो है सूफी जो काव्य परंपरा की अखंडित परंपरा का जो है यानी अंतिम ग्रंथ मान लिया था, कहाँ से अंत माना था? जी सर, सूफी काव्य इन्होंने धारा का अंतिम ग्रंथ पे सीधी सी बात है, अंतिम ग्रंथ किसे मानते हैं ये शुक्ल जी? इंद्रावती से बनते हैं सर। जिसकी नूर रचना मोहम्मद करने द्वारा वाले? रचित, नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती से ये समापन मानते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ स्वामी जी। ठीक है सर रजनीश जी। और इस तरह आनंद जी आपका जो इंटरव्यू है उसका वो समाप्त हुआ और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने।